हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ASR क्लासेज में। हम बात कर रहे थे RBSc क्लास 6 चैप्टर 7 कोशिका के बारे में। उसका मैंने पार्ट 1 बनाया था। उसमें हमने कोशिका एवं कोशिका की खोज, कोशिकीय संगठन के आधार पर जीव और कोशिका का माप, ये सब तीनों पॉइंट हमने पढ़ लिए थे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 देखने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पार्ट 1 वीडियो का लिंक या ऊपर आई बटन पे मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अगर वो उसको देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे। मैंने पार्ट 1 में यहाँ तक पढ़ा दिया था, अब यहाँ से शुरू करेंगे। आओ करके देखें। गतिविधि 1। प्याज का एक टुकड़ा लीजिए। चिमटी की सहायता से प्याज से एक पतली झिल्ली को निकालिए। इसे कांच की स्लाइड पर रखिए। ठीक है, एक प्याज का टुकड़ा लेना है आपको और उसको चिमटी की सहायता से प्याज से एक पतली झिल्ली को निकालना है। ठीक है, और उसे कांच की स्लाइड पे रखना है। मिथाइलिन ब्लू की एक बूंद डालकर उस पर कवर स्लिप रखिए। मतलब आपको मिथाइलिन ब्लू जो मार्केट में मिल जाता है या लेबोरेटरी वगैरह में मिल जाता है, तो वहाँ से लेके एक बूंद उस पर डालनी है। ठीक है, कवर स्लिप पे। कवर स्लिप रखते हुए ध्यान रखें कि उसमें वायु के बुलबुले ना हो। मतलब ये देखो, आप चित्र में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक प्याज की झिल्ली है जिसमें कोशिकाएं बताई गई है। ठीक है, तो आपको अगर देखनी है तो ऐसे देख सकते हैं। स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखकर ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए। सूक्ष्मदर्शी ये आप सिर्फ लैब वगैरह में मिलती है, तो वे लैब में देख सकते हैं आप। रखकर ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए। पेंसिल की सहायता से अपनी कॉपी में इसका चित्र बनाइए। ठीक है, तो इस प्रकार की आपको दिखाई देगी। जो सूक्ष्मदर्शी में आप प्याज की झिल्ली को देखेंगे तो इस प्रकार की दिखाई देंगी। यह प्याज की पतली झिल्ली में कोशिकाएं होती है ऐसी। ठीक है, तो ये गतिविधियाँ करवाई जाती है स्कूल लेवल पे आपको। गतिविधि 2। एक स्वच्छ प्लास्टिक का चम्मच लीजिए। इसके पिछले सिरे से गाल के अंदर के भाग को धीरे से खुरचिए। ठीक है, एक चम्मच लेना है प्लास्टिक का और उसको खुरचना है। इस खुरचन को कांच की स्लाइड पर रखे पानी में देखिए। ठीक है, कांच की स्लाइड पर रखकर पानी में देखना है। इस पर मिथाइलिन ब्लू की 1-2 बूंद डालिए। मिथाइलिन ब्लू वापस उस पर डालना है 1-2 बूंद। स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखकर ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक को पहचानिए तथा चित्र बनाकर उसे ये देखिए, इस प्रकार की दिखाई देगी आपको। इसमें ये केंद्रक झिल्ली ये और कोशिका द्रव्य केंद्रक का ये झिल्ली, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है कोशिका के विभिन्न भाग। कोशिका के विभिन्न भाग में कोशिका के 3 मुख्य भाग हैं। कितने मुख्य भाग हैं? 3। कोशिका के 3 मुख्य भाग हैं, जिसमें कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक 3 मुख्य है। सबसे पहले बात करते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या होता है? यह कोशिका का बाहरी आवरण होता है। क्या होता है? बाहरी का जो ऊपर का आवरण होता है वो कोशिका झिल्ली कहलाती है। इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। यह सरंध्र या छिद्रित होती है, मतलब इसमें छिद्र पाए जाते हैं छोटे छोटे, तथा वसा व प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है कोशिका झिल्ली? एक तो इनमें छिद्र पाए जाते हैं और वसा और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली कुछ चयनित पदार्थों को ही कोशिका में प्रवेश करने देती है तथा अनुपयुक्त पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक है। जो कोशिका झिल्ली वो क्या काम करती है? जो चयनित पदार्थ होते हैं पोषण के लिए, वो उनको तो अंदर आने देती है और अनुपयुक्त पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकाल देती है। यह झिल्ली जंतु एवं पादप कोशिका में एक जैसी होती है। कैसी होती है? दोनों में एक जैसी होती है, मतलब दोनों में पाई जाती है। पादप कोशिका में इस झिल्ली के बाहर सेल्यूलोज पदार्थ का एक अतिरिक्त मोटा आवरण होता है। जो मतलब पेड़ पौधे वगैरह होते हैं उनमें एक और अतिरिक्त आवरण पाया जाता है, जो जंतुओं में नहीं पाया जाता, पेड़ पौधों में उनमें पाया, उन्हें कहता है कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं? जो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति के कारण ही पादप कोशिका की आकृति निश्चित होती है। इसलिए पेड़ों की आकृति क्या होती है? निश्चित होती है। किसके कारण? कोशिका भित्ति के कारण। ठीक है, तो जंतुओं में तो कोशिका से दोनों में पाई जाती है कोशिका झिल्ली, पादपों में भी पाई जाती है, जंतुओं में भी पाई जाती है, लेकिन पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये अंतर है। ठीक है, जंतुओं में नहीं पाई जाती। फिर है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य मतलब जो कोशिका में जो पदार्थ भरा होगा, जीव द्रव्य होगा, वो कोशिका द्रव्य। तो कोशिका झिल्ली और केंद्र के मध्य स्थित द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं?
जो कोशिका झिल्ली होती है, आपको मैं लास्ट में कोशिका बताऊंगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये वाली, जैसे ये कोशिका है, इसमें अंदर ये पीला पीला भरा हुआ है, वो क्या है? कोशिका द्रव्य है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिकाएँ, गोल्जिकाएँ, अंतःप्राद्रव्य जालिका, हरित लवक आदि संरचनाएं पाई जाती। ये सब कोशिका के भाग है अंदर की ओर। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले इन संरचनांगों को क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग क्यों? मतलब ये कोशिका के अंग है, तो ये संधि होकर वर्ड बन गया कोशिकांग। फिर है केंद्रक। यह सामान्यतः गोलाकार होता है। ये देखिए, आपको मैं केंद्रक बताता हूँ। ये रहा केंद्रक, ये वाला बीच वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला, ये केंद्रक है, ठीक है। केंद्रक ये सामान्यतः गोलाकार होता है। जंतु कोशिका में केंद्रक लगभग मध्य में पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिकाओं के कारण केंद्रक मध्य में न रहकर एक तरफ होता है। देखिए, ये जंतु कोशिका ऊपर, इसमें कहाँ है? सेंटर में है ये केंद्रक, जबकि ये देखिए पादप कोशिका, इसमें ये रिक्तिका साइड में ये बड़ी होती है, इसलिए साइड में है एक तरफ। ये वाला क्यों होता है एक तरफ? क्योंकि रिक्तिका बड़ी होती है, जबकि इसमें जंतु कोशिका में ये जो रिक्तिकाएँ होती है ये छोटी छोटी होती है, ठीक है। इसके बाद रिक्तिका यह दोहरी इकाई झिल्ली द्वारा घिरा होता है। जो केंद्रक होता है वो डबल लेयर से घिरा होता है, डबल लेयर होती है ऊपर। इस झिल्ली में पादपों के आने जाने के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इसमें छिद्र भी होते हैं, जिसमें क्या होता है? पदार्थों के आने जाने के लिए छिद्र होते हैं। केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना होती है जिसे केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस, जो केंद्रक के अंदर पाया जाता है। ये देखिए केंद्रिका, ये वाला ये वाला केंद्रिका, ठीक है, देख पा रहे होंगे आप चित्र में। फिर है केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं होती है जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। जो डीएनए वगैरह होते हैं हमारे, जो गुणसूत्रों का गुणसूत्र होता है वो डीएनए, ठीक है। तो इसमें धागे नुमा संरचना होती है, पतले पतले गुणसूत्रों पर जीन पाए जाते हैं जो आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो आनुवंशिक गुण पाए जाते हैं हमारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? वो गुणसूत्रों पर जो जीन पाए जाते हैं उन पर डिपेंड होते हैं। लक्षणों को अगली पीढ़ी तक पहुँचाते हैं। कोशिका के सभी कार्यों पर केंद्रक का नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण होता है? जो सेंट्रल में होगा, सेंट्रल पार्ट केंद्र, जैसे कंप्यूटर में सीपीयू होता है, वैसे ही हमारे अंदर केंद्रक होता है जो कोशिका पे नियंत्रण करता है, ठीक है। फिर इसके बाद है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, और इसके क्वेश्चन आंसर बाकी जो मैं अभी आपको पार्ट 3 में कराऊंगा, ठीक है। तो ऐसे वीडियोस और पाने के लिए आप अगर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप 6 से 10 तक के स्टूडेंट हैं, तो आपको इस चैनल पे यह साइंस मैथ्स से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड करे जाएंगे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपको कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। बाकी पार्ट 3 इसका, पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और पार्ट 3 इसके बाद आएगा तब दे दूँगा, ठीक है। धन्यवाद।